Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the 3 subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. Hello champs, I hope you all are doing great. इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चन शेयर कैपिटल में से भी आ गए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम पार्टनरशिप. Recently I have uploaded a lot of important theory questions from your book 3, that is analysis of financial statements, and a lot of you commented that the videos really helped you. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो I'll provide the link in the description box. Do watch them. I'm sure they will prove to be really helpful for you. बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा भी था कि ऑल द ईयर राउंड हम न्यूमेरिकल तो बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू थियोरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लैक इन थियोरी पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. वैसे इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करना है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से. ऑल्सो द PDF ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप उस PDF को साथ में रखें और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. Bishan and Sudha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Elena was admitted as a new partner. It was decided that the new profit sharing ratio of Bishan, Sudha, Elena will be 10:6:5. The sacrificing ratio of Bishan and Sudha will be. So champs, जैसा कि आपको पता है change in profit sharing ratio among existing partners चैप्टर में और एडमिशन में आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हो, और रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके पार्टनर का गेन या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हो. राइट, यू नो दैट. ओके, ये आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, बट आगे ऐसा नहीं है, सो जस्ट इग्नोर दिस मार्क्ड पार्ट. तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, इट्स क्वाइट इजी. एडमिशन है, सो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे फॉर बिशन एंड सुधा. ओल्ड शेयर है 5/8 और न्यू शेयर है 10/21. ओके, तो एलसीएम ऐसे ही रख लेते हैं. 1021 into 5, 105 minus 80, दिस इज 25 अपॉन, इसको ऐसे ही रख लेते हैं क्योंकि बाद में तो डिनोमिनेटर ने कैंसिल ही हो जाना है. सुधा 3/8 minus 6/21, अगेन द एलसीएम इज द सेम. 63 minus 48, दिस इज 15. ओके, सो 25:15, दैट इज 5:3. Okay champs, so 5:3 is the correct answer. आगे देखते हैं. Very important question, be very careful. On forfeiture of 100 shares, rupees 2500 were credited to share forfeited account. अभी समझाती हूँ. These shares were reissued at rupees 25 per share, fully paid up. The amount credited to capital reserve account will be. ओके चैम्प्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा. इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ. तो फॉर फीचर एंट्री, जैसे आपकी जो बेसिक फॉर फीचर एंट्री होती है वो होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीटेड शेयर्स, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर्स या शेयर्स अनपेड कॉल्स. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने 100 शेयर्स किए हैं फॉरफीट और 2500 रुपीज आपने फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट के आगे लिखा है. आपको पता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट के आगे हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें शेयर होल्डर से मिल गई होती है. राइट, इन शेयर्स को फिर हमने री इशू किया एट 25, यानी 100 into 25, 2500 रुपीज पे आगे हमने री इशू किया. आपको पता है ना चैम्प्स, जितने पे आप आगे री इशू करते हैं वो वैल्यू आप बैंक के आगे लिखते हैं. इससे रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि कौन सी वैल्यू किसके आगे लिखते हैं री इशू एंट्री में. दैट वीडियो ऑल्सो यू कैन वॉच. फुली पेड अप जब लिखा होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से. ठीक है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे लिखते हैं, विच डिनोट्स द ट्रू वर्थ ऑफ द शेयर. नाउ चैम्प्स, यहाँ पे ना फेस वैल्यू हमें पता नहीं है. वैसे तो फेस वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं कि 100 होगी, राइट, बट बिना अज्यूम किए भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकती हूँ. देखिए, जब आपके MCQs होते हैं ना, मतलब यू हैव ऑप्शंस, तो कई बार हमें एलिमिनेशन से भी आंसर निकालना होता है. एलिमिनेशन से मतलब क्या,
जैसे आपको पता है द फाइनल एंट्री इज फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे आपको मैं फिर से बता रही हूँ, आपको यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दी हुई है एक शेयर की। वैसे तो जब फेस वैल्यू नहीं दी होती तो हम 10 या 100 अज्यूम कर लेते हैं और हमारा काम चल जाता है। यहाँ पे मैं 10 तो अज्यूम करूंगी नहीं, बिकॉज कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो 100 इंटू 25 हुआ होगा ना, यानी आपको 25 रुपीज मिल गए हैं और कुछ रुपए नहीं मिले होंगे। तो वैसे तो फेस वैल्यू 100 अज्यूम करना ठीक बनता है कि 100 में से 25 मिल गए होंगे और 75 नहीं मिले होंगे। बट इतनी अगर आप अजम्पशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि है तो ये एक अजम्पशन ही, तो मैं आपको एक और तरीके से ये सॉल्व करके बता रही हूँ। देखो एलिमिनेशन से मैं क्या कह रही थी कि जैसे कह रहे हैं 2500 होगा आंसर। देखो 2500 आंसर कब हो सकता है, जब इस फॉरफीटेड शेयर्स की वैल्यू होगी 0, तब ये 2500 माइनस 0 फिर 2500 आ सकता है। बट आपको लगता है क्या ये 0 होगी? नहीं, क्योंकि फुली पेड शेयर्स को आपने आगे 25 में दिया है। ये तो तभी हो सकता है जब फेस वैल्यू भी 25 हो, पर फेस वैल्यू 25 कैसे हो सकती है जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें 25 रुपीज मिले हैं और कुछ नहीं मिले हैं? तो क्या फेस वैल्यू 25 हो सकती है? चैम्प्स में कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझा रही हूँ, बट इट्स गुड टू ओपन अप योर माइंड, राइट। यहाँ पे 2500 आंसर तभी आ सकता है जब यहाँ पे 0, और यहाँ 0 कब हो सकता है? जब ये दोनों 2500 हो। और यहाँ 2500 कब आ सकता है? जब आप यहाँ पे फेस वैल्यू 25 मान लो, क्योंकि फुली पेड अप के केस में हम यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। बट फेस वैल्यू 25 थोड़ी हो सकती है, क्योंकि 25 रुपीज तो आपको मिले हैं पर शेयर, फेस वैल्यू तो कुछ ज्यादा ही होगी। तो पहला आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा आंसर, 2500 में से कुछ माइनस करके क्या 5000 आ सकता है? ऑब्वियसली नॉट। 2500 में से कुछ माइनस करके 5000 कैसे आ सकता है, राइट। अब ये 3000 वाला भी देख लेते हैं। 2500 में से कुछ माइनस करके क्या 3000 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये मैं एलिमिनेशन से करके बता रही हूँ कि ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा नो अमाउंट, यानी कि हमें पता ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते, या फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ठीक नहीं है, ठीक है चैम्प्स। तो देखो यहाँ पे अगर आप अज्यूम कर लेते कि 100 फेस वैल्यू है, अगर अज्यूम कर लेते तो यहाँ पे आपका हो जाता 10,000, फिर यहाँ पे आता 7500। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी हो। आप बताओ ऐसा कभी हो सकता है? आप मुझे ये भी बताओ कि ऐसा कभी क्यों नहीं हो सकता। ये एक ऑल टुगेदर अलग डिस्कशन है, दैट दिस वैल्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स कैन नेवर बी मोर देन दिस वैल्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। ये एक अलग से डिस्कशन है। तो चैम्प्स मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में आपको समझाया, बट द आंसर इज नो अमाउंट, ठीक है। आगे चलते हैं। The business of a partnership firm may be carried on by all partners or any one of them acting for all। जैसे आपको पता है ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी आता है। Partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। ऑल्सो चैम्प्स आप मेन एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जरूर करके जाएंगे, जैसे 2 or more persons, then profit motive, then sharing of profits, then agreement, then business can be carried on by all or any one of them acting for all, then principal and agent। ये जरूर पढ़ के जाएंगे फीचर्स या मेन एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ पे कह रहे हैं one of the important implications of this statement is that every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of its business। State the second important implication। तो जब हम ये वाली लाइन बोलते हैं ना, that the business may be carried on by all or any one of them acting for all, इसके 2 important implications होते हैं। पहला कि हर पार्टनर बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरा लेट मी शो यू द सेकेंड इम्प्लीकेशन इज, यहाँ पे देखिए, each partner is bound by the acts of other partners in respect of the business of the firm। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी एक्टिविटीज बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट चैम्प्स। आगे चलते हैं।
ना आपको पता है जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में फॉर दिस सेशन आपका डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिलेबस में नहीं है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे कुछ रिलेटेड एमसीक्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं कैलकुलेशंस बेस्ड, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएं. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. Books are closed on 31st March every year. C dies on 5th November. चैम्प्स जब डेथ ऐसे बीच में किसी रैंडम डेट पे हो जाती है तो आपको डेज काउंट करने पड़ते हैं. अगर किसी मंथ के एंड में होती है या मंथ के बिगिनिंग में होती है फिर तो हम डेज कैलकुलेट नहीं करते, फिर हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे डेज कैलकुलेट होंगे. Under the partnership deed, the executors of the deceased partner are entitled to his share of profit to the date of death calculated on the basis of last year profits. यानी कि हम ये मानेंगे कि पिछले साल जो प्रॉफिट्स हुए थे वही इस साल होंगे. ठीक है, और पिछले साल कितने प्रॉफिट्स हुए थे? 2,40,000. So let me explain here. जैसे यहाँ पे जो डेथ हुई है वो हुई है 5 नवंबर 2013 को. ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 13 से, और पिछले साल के प्रॉफिट्स बताए हुए हैं 2,40,000. तो कह रहे हैं कि हम ये मानेंगे कि जितने प्रॉफिट्स पिछले साल हुए थे उतने ही प्रॉफिट्स इस साल भी होंगे. ऐसा ही आप डेथ में करते हो. ठीक है, अब पहले ये देखो ना कि वो कितने टाइम अलाइव रहा है. अब अप्रैल से लेके 5 नवंबर तक, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30. अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 5 दिन. ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो कितने आए. ये आने चाहिए आपके 219. एक बार कैलकुलेट कर लो, 219 डेज वो लाइव रहा. ठीक है, तो इस साल भी 2,40,000 के प्रॉफिट्स होंगे, पर ये तो पूरे साल के है ना, हमें तो सिर्फ 219 डेज के प्रॉफिट्स अभी चाहिए. तो इंटू 219 अपॉन 365, बेसिकली ये तो पूरे साल के है, मतलब ये तो पूरे 365 डेज के प्रॉफिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हमें तो सिर्फ उतने टाइम के चाहिए जितना टाइम वो अलाइव रहा है, दैट इज 219. फिर हम कहेंगे पर ये तो पूरी फर्म के है, हमें तो सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है. सो दैट इज हियर 1/5, क्योंकि सी की डेथ हुई है. ठीक है, हमें सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इंटू 1/5. अब चाम से कैलकुलेट करो कितना आता है. दिस विल बी 28,800. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए चाम्स आगे देखते हैं. X, Y and Z are partners in a firm in the ratio of 4:3:2. On firm's dissolution, firm's total assets are 70,000, creditors 15,000, realization expenses 2,100, assets realized 15% more than the book value, creditors were paid 2% more. For profit or loss, Y's capital account will be debited or credited with how much amount? It is quite simple, champs. जैसे आप dissolution के questions करते हैं, like आप realization account में assets और liabilities को transfer करते हैं. तो realization में जैसे आपने यहाँ पे asset को transfer कर दिया 70,000 का, then creditors here, जैसे यहाँ पे assets हम ले आते हैं, यहाँ पे हम liabilities ले आते हैं. So that is 15,000. Realization expenses 2,100 के. Assets को आपने मार्केट में सेल किया 15% मोर पे. So 15% ऑफ 70,000 इसमें ऐड करके दिखाना है. That will be 80,500. और यहाँ पे क्रेडिटर्स को आपने 2% एक्स्ट्रा पे करना है. So that is 2% ऑफ 15,000, 15,300, यानी टोटल इतना पे करना है. That's it. अब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज 8,100, जिसमें से हमें y को देना है 3/9 शेयर. 8,100 का 3/9 दैट इज 2,700, और ये y के अकाउंट में क्रेडिट होगा. राइट, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू y's कैपिटल अकाउंट. या आप सीधा लिख सकते हैं दैट y's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड by ₹2,700.
ठीक है शाम्स, आगे चलते हैं. Name the asset that is not transferred to the debit side of realization account but brings certain amount of cash against its disposal at the time of dissolution of the firm. तो चार्म्स कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो वैसे बैलेंस शीट में नहीं होते बट फिर भी आप उनको सेल करके कुछ अर्न कर सकते हो. सो दोज आर अनरिकॉर्डेड एसेट्स. डिसोल्यूशन चैप्टर में दिस इज क्वाइट कॉमन कि देयर वाज लेट्स से एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर व्हिच वाज सोल्ड फॉर 5,000 रुपीज. ठीक है, तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो वैसे बैलेंस शीट में नहीं होते, इसलिए आप उसको रियलाइजेशन में नहीं लेके आते बट फिर भी दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. So those are unrecorded assets sold in the market or they can be even taken up by a liability by a creditor. आगे देखते हैं. In the balance sheet, total debtors appear at 50,000. Provision for doubtful debts appear at 1,500. How much amount will be realized from debtors if bad debts amounted to 10,000 and remaining debtors are realized at a discount of 5%? So charms, I hope आप मेरे जो अभी मैं dissolution chapter से related बहुत ही comprehensive videos लेकर आ रही हूँ वो आप देख रहे हैं. If you do not know anything about that chapter तो भी आप वो वीडियोस से बिल्कुल जीरो से अपनी डिसोल्यूशन चैप्टर की नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि डिसोल्यूशन चैप्टर में हम डेटर्स को अलग रियलाइजेशन में लेके आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अलग लेके आते हैं. ठीक है, सो लाइक रियलाइजेशन में डेटर्स को आप अलग यहाँ पे लेके आओगे 50,000 पे और प्रोविजन को सेपरेटली. हाउ मच विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे आपको सिर्फ डेटर्स की वैल्यू पे फोकस करना है, प्रोविजन पे नहीं. तो 50,000 में से 10,000 के तो डेटर्स हो गए हैं बैड, यानी इनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, और जो बाकी के डेटर्स रह गए हैं दे आर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. इनसे हमें 5% कम मिलेगा, यानी 2,000 कम मिलेगा. सो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम देम? 38,000. सिंपल. सो द आंसर इज 38,000 रुपीज. ओके, आगे देखते हैं. देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम अशोक फॉर ₹20,000 एंड डिस्काउंटेड विद द बैंक. अशोक बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 75 पैसा इन अ रूपी वर रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट? तो चैम्प्स, जैसा ये भी आपकी एक एडजस्टमेंट होती है डिसोल्यूशन चैप्टर में. ओके, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है फॉर बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम अशोक. इसका क्या मतलब है? जैसे हम एक फर्म है, कोई अशोक पर्सन है जो वैसे मेरा डेटर रहा होगा बट हमने आपस में एक बिल एग्जीक्यूट किया है, बिल रिसीवेबल. तो ये बिल रिसीवेबल मैंने बैंक के साथ जाके करवा लिया था डिस्काउंट. मैंने बैंक को कहा था कि ड्यू डेट पे तुम अशोक से जाके पैसे ले लेना, बट अशोक हो गया इंसॉल्वेंट, इसलिए उसने बिल को कर दिया डिसऑनर. ठीक है, उसने बिल को कर दिया डिसऑनर. अब बैंक तो मुझसे पूरे पैसे मांग रहा है 20,000 और मैं अशोक को कह रही हूँ कि भाई पैसे दो, पर क्योंकि अशोक इंसॉल्वेंट हो गया तो वो पूरे पैसे नहीं दे पा रहा है. ही इज एबल टू पे ओनली 75 पैसा इन अ रूपी. 75% आप समझ सकते हैं इसको. तो यानी वो आपको सिर्फ 15,000 रुपये दे पा रहा है और बैंक तो आपसे पूरे मांग रहा है विच इज 20,000. तो सिंपल है, आपको 15,000 रुपीज मिलेंगे और आपको 20,000 रुपीज देने होंगे. तो जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में आपको पता है कि इस साइड पे हम लायबिलिटीज को पे ऑफ करके दिखाते हैं. तो आपको जो बैंक को पैसे देने हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000 और जो पैसे आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पे शो करते हैं, आपको मिलेंगे 15,000. So the final answer is that realization account will be debited by 20,000 and realization account will be credited by 15,000. आगे देखते हैं. Give two circumstances under which a partnership firm is compulsorily dissolved. आप अच्छे से पढ़ के जाना है modes of dissolution of a firm. I'll show you this in your book also here. कंपल्सरी डिसोल्यूशन दो केसेस में कब हो सकता है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, और सेकेंड सिचुएशन व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आप जरूर पढ़ के जाएंगे, जैसे बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बाय नोटिस ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या कंपल्सरी डिसोल्यूशन. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. डैश कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस. चार्म्स, यहाँ पे जैसे दो कैपिटल अकाउंट्स की बात हो रही है, बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स.
अब क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, इतना तो आपको अब पता ही होगा कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड बड़ी है और जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आ रही है। चैम्प्स, इतना पता है ना आपको कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आ रही है। तो कह रहे हैं कि कौन से कैपिटल अकाउंट्स में हमेशा इधर ही बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर कहीं भी आ सकती है। आई गिव यू द रीजन। जैसे आपको पता है जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती है तो दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। उस केस में हम कैपिटल अकाउंट से सिर्फ दो चीजें शो करते हैं, दैट इज एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जैसे अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे हम सिर्फ शो करेंगे एक तो बैलेंस BD, एक एडिशनल कैपिटल अगर आई है और अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है, ठीक है, बस यही शो करेंगे। अब देखिए इस केस में बैलेंसिंग फिगर हमेशा इधर ही आएगी, बिकॉज मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 लाख की कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आई 50,000 और विड्रॉल हुआ लेट्स से कुछ भी 60,000। तो देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, ये हो गया 1,50,000 माइनस 60, यहाँ पे आ गया 90,000। ये हमेशा इधर ही आएगा बिकॉज जितनी आपके पास कैपिटल है उससे ज़्यादा का विड्रॉल नहीं हो सकता। जितनी आपके पास कैपिटल है जो शुरू में थी प्लस जो एडिशनल आई, उससे ज़्यादा का विड्रॉल नहीं हो सकता। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमेशा डेबिट साइड पे ही आएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको पता है उसमें तो हम BD भी शो करते हैं, IOC, रेम्यूनरेशन, इधर IOD, ड्रॉइंग्स, सब कुछ शो करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। वहां पे बैलेंसिंग फिगर किसी भी साइड आ सकती है, राइट। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, आगे चले। ओके, in the case of retirement, if full or part of the amount payable to the retiring partner still remains to be paid and there is no agreement among the partners, then retiring partner will get. चैम्प्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ सेक्शन 37 कहता है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो कि रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है, डिसीज्ड पार्टनर भी हो सकता है। जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर आप उसे या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपको उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा फॉर द डिले दैट यू हैव मेड एज अ फर्म। फॉर एग्जाम्पल, उसकी डेथ हुई थी 30 जून को और आपने उसे या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेट्स से टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कुछ भी पैसा नहीं दिया, जो भी उसका बैलेंस ड्यू था वो पे नहीं किया, तो इस केस में फर्म को उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो वो एक्स्ट्रा क्या पे करना होगा उसकी बात होती है सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो देखिए यहाँ पे ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि उसको हमने क्या देना है, कितना इंटरेस्ट देना है या कितना शेयर इन प्रॉफिट्स देना है फॉर द डिले दैट वी हैव मेड। पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने आपस में डिसाइड नहीं किया तो इसमें से दो में से कोई भी ऑप्शन वो पार्टनर चूज कर सकता है, आउटगोइंग पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उसकी डेथ हो गई है। वन इज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, 6% पर एनम। या तो आप उसको इंटरेस्ट पे करो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द डिले दैट यू हैव मेड ऑन द अमाउंट जो उसको आपने नहीं दिया, या फिर आप उसको शेयर इन प्रॉफिट्स दो अर्नड प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। अगर आप चाहते हैं मैं इसको समझा देती हूँ क्विकली। जैसे मान लीजिए चैम्प्स, एक पार्टनर है C, उसकी डेथ हुई है लेट्स से 30 जून को, कोई भी साल मान लीजिए 19, ठीक है, और इस दिन A का जो कैपिटल अकाउंट था आफ्टर एडजस्टमेंट्स वो 75,000 था लेट्स से, B का जो कैपिटल अकाउंट था वो लेट्स से 65,000 था और C को जो पैसा हमने देना था वो 45,000 था। ठीक है, नाउ लेट्स से 6 मंथ्स बीत गए, 31 दिसंबर तक अभी तक हमने C के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये 45,000 रुपीज़ की पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तो C के रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांड कर सकते हैं दो में से कुछ एक अमाउंट।
हम ये मान रहे हैं कि पार्टनर्स के बीच में पहले कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए सेक्शन 37 अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि जो उसको पैसा नहीं मिला उस पे 6% का इंटरेस्ट उसके घर वालों को हम देंगे फॉर द डिले। कितने महीने डिले हो गया? 6 मंथ्स। तो ये बनता है 1350, ठीक है। या तो ये उसको मिलेगा, या सेकंड ऑप्शन है शेयर इन प्रॉफिट्स। शेयर इन प्रॉफिट्स मतलब उसके जाने के बाद जितना भी आपने डिले किया उस पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। अज्यूमिंग 50,000 का प्रॉफिट इस पीरियड में अर्न हुआ है, तो सी के घर वाले कहेंगे कि ये प्रॉफिट तुमने सिर्फ अपने कैपिटल से नहीं कमाया, जो सी को तुमने पैसा नहीं दिया ना उसको भी तुमने यूज किया ये प्रॉफिट कमाने के लिए। बात भी सही है क्योंकि उन्होंने अभी तक ये पैसा दिया नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 50,000 तुमने कमाया है टोटल इस इतनी कैपिटल से। 75,000 ए की थी, 65,000 बी की थी, और सी को जो तुमने पैसा नहीं दिया वो भी तुमने अभी तक अपने पास रखा हुआ है। इतना पैसा लगा के तुमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें से जो सी का हिस्सा बनता है दैट इज इंटू 45,000 करेंगे ना, क्योंकि सी का जो कैपिटल था, जो बैलेंस था वो 45,000 था। तो इतना शेयर इन प्रॉफिट्स बनता है सी का फॉर द डिले दैट यू हैव मेड। सो दैट इज 12,162। तो ऑब्वियस है कि इस केस में अगर सी के एग्जीक्यूटर्स के पास ऑप्शन है तो वो ये वाला ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो मैंने वैसे ही आपको ये समझा दिया, आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द बैलेंस अमाउंट, हाँ ये होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये भी होता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1, 2, 3, या they have a choice to either get 1 or 2. So of course they have a choice to get either 1 or 2, right? Okay champs, आगे चलते हैं। ये अगेन शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आ गया, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं। A company forfeited 4,000 shares of ₹10 each on which application money of ₹3 has been paid. Out of these, 2,000 shares were reissued as fully paid up and 4,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which these shares were reissued. I think this is a very interesting question. आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। So here forfeiture की एंट्री में आपको पता है forfeited shares के आगे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जितने रुपए हमें शेयर होल्डर से मिल गए हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 रुपीज मिल गए हैं शेयर होल्डर से और हमने forfeit किए हैं 4,000 शेयर्स, तो फॉरफीचर की एंट्री में फॉरफीटेड शेयर्स के आगे लिखा होगा 12,000 रुपीज, ठीक है। अब री इशू की एंट्री कैसी होगी? बेसिकली क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर री इशूड, यानी बेसिकली बैंक अकाउंट के आगे कौन सी वैल्यू आएगी पर शेयर, वो हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि सारी ऑप्शंस पर शेयर में है। ओके, फॉरफीटेड शेयर्स यहाँ पे भी है। 2 शेयर कैपिटल, ये आपकी बेसिक एंट्री होती है री इशू की, ठीक है। इसमें से जो जो वैल्यूज हमें पता लग रही है वो हम लिख देते हैं। 2,000 शेयर्स हमने री इशू की है। फुली पेड अप, आपको पता है जो फुली पेड अप होते हैं तो शेयर कैपिटल के आगे हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे फेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पे आ गया होगा 20,000, ठीक है चैम्प्स। अभी तक मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है। फिर वो कह रही है 4,000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो जो फाइनल एंट्री होती है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसमें क्या वैल्यू है? 4,000, ठीक है। देखते हैं अभी। ओके, ये वैल्यू कैसे आती है? आपको पता है ये वैल्यू, इस वैल्यू के लिए हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं, बट ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 4,000 शेयर्स और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 2,000 शेयर्स। तो अभी ये वैल्यूज कंपेरेबल नहीं है। पहले इसको आप 2,000 के लिए बनाओ। अगर 4,000 शेयर्स के लिए ये वैल्यू 12,000 है तो 2,000 शेयर्स के लिए ये वैल्यू 6,000 होगी, राइट। बेसिक यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। सो 6,000 हो गई ये वैल्यू, मान लो। 6,000 में से कुछ माइनस करोगे तो 4 आएगा। 6,000 में से कुछ माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो वो कुछ क्या होगा? 2,000 होगा ना। ये 2,000 हो गया, तो ये क्या होगा? 18,000, तभी तो ये एंट्री टैली होगी। अब बताओ 2,000 शेयर्स आपने कितने पे री इशू किए होंगे पर शेयर कि टोटल वैल्यू 18,000 आई होगी?
ऑफ कोर्स 9 पर शेयर होगा ना, तो देखो 9 पर शेयर इज द करेक्ट आंसर। चैम्प्स, आई होप आपको ये समझ में आया। एक बार खुद से करके देखो, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हाउ मच फाइनल पेमेंट विल बी मेड टू अ पार्टनर ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन। जैसे आपको पता है डिसोल्यूशन चैप्टर में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आती है टू बैंक या बाय बैंक, वो बताती है कि फाइनली हमने पार्टनर को पेमेंट करनी है या पार्टनर से पेमेंट लेनी है। Credit balance of capital account of the partner was 50,000 rupees. Share of loss on realization amounted to 10,000. Firm's liability taken over was 8,000. Okay. So यहाँ पे आपको बताना है कि कितना पेमेंट हमें करना है। इसके लिए आप एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो या माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। रफ में बना के देखना। जैसे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वॉज गिवन है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज बैलेंस BD, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा था कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस CD, नॉट फॉर बैलेंस BD। बैलेंस BD में तो क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड, राइट। ओके, ये है 50,000। उसके बाद लॉस आपको पता है यहाँ पे आता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार ऐसे सोच के देखो, अच्छा कौन सी चीज कहाँ जाती है। फर्म्स लायबिलिटी टेकन ओवर बाय हिम, ये यहाँ पे आता है। अगर नहीं याद आ रहा तो सोच के देखो, लायबिलिटी को पहले इधर लेके आते हैं, फिर पार्टनर लेके जाता है, फिर कैपिटल अकाउंट में लेके आते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो। वैसे क्लियर ही है कि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा बिकॉज फर्म की लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है, तो अब फर्म पार्टनर को रीपे करेगी। फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ओके, फाइनली आपको बताना है बैलेंसिंग फिगर, तो दिस इज 48,000, यानी हमें 48,000 की पेमेंट करनी है पार्टनर को। दिस इज इजी। चैम्प्स, जो मैं आपसे कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चंस पूछती हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू पार्टिसिपेट इन दोज क्वेश्चंस। आपको सिर्फ हमारी कम्युनिटी टैब पे जाना है और वहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर देना है। मोस्टली कम्युनिटी टैब में जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ वो किसी ना किसी वीडियो में मैं उसका मेंशन कर ही देती हूँ, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। और इस तरह का क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो बी केयरफुल। Danesh, Anna and Pranjal were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their books are closed on March 31st every year. Danesh died on September 30th, 2020. His share of profit up to the date of death on the basis of sales till date of death. मतलब सेल्स के बेसिस पे आपको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, यानी पिछले साल की सेल्स दी हुई है 2 lakhs, एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, यानी पिछले साल का प्रॉफिट था सेल्स के ऊपर 10%। सेल्स शोज अ ग्रोथ ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%। मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे दानेश की जो डेथ हुई है वो हुई है 30th सितंबर को, तो बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से हमें उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स देने हैं। पिछले साल की सेल्स बताई हुई है 2 lakhs और पिछले साल बताया हुआ है कि सेल्स पे 10% का प्रॉफिट था, राइट। अब हमें इस साल का प्रिडिक्ट करना है, तो कह रहे हैं इस साल जो सेल्स है उसमें 20% का ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है, तो 2 लाख को आप 20% से बढ़ा दीजिए, से बढ़ा दो यानी 40,000 से बढ़ा दो, तो अब हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स इस साल की होने वाली है 2,40,000, ठीक है। और प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे हम सेल्स के ऊपर, पिछले साल 10% कर रहे थे, इस साल उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट में 1% का डिक्लाइन हो सकता है, तो 2,40,000 पे हमें 9% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। 2 लाख पे 9% इस साल, यानी हम कमाने वाले हैं 21,600 का प्रॉफिट, पर ये तो पूरे साल का है, हमें तो सिर्फ 6 months का चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसको करो इंटू 6/12। और ये तो पूरी फर्म का है, हमें तो सिर्फ दानेश का शेयर चाहिए विच इज 5/10। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर एज ₹5400, राइट चैम्प्स। एक बार मैं क्विकली बता देती हूँ। तो पिछले साल की सेल्स थी 2 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट था सेल्स के ऊपर 10%। इस साल हमें एक्सपेक्टेड है कि सेल्स में 20% का इंक्रीज होगा। 2 लाख का 20% जब बढ़ेगा तो वो 2,40,000 हो जाएगा, यानी इस साल 2,40,000 की सेल्स होंगी, जिसपे प्रॉफिट इस साल 9% होगा, बिकॉज उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट में 1% का रिडक्शन हमें लग रहा है कि होगा, तो 9% का प्रॉफिट बनता है 21,600 पूरे साल का।
अब ये तो पूरे साल का है, हमें तो 6 मंथ्स का चाहिए तो इंटू 6/12, और ये तो पूरी फर्म का है, मुझे सिर्फ दानेश का चाहिए तो इंटू 5/10 उसका शेयर, तो 5400 इज द आंसर. ओके, आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू AS डैश गुडविल कैन बी शोन इन द बुक्स व्हेन इट इज परचेज. वेरी इंपॉर्टेंट. AS 26 कहता है कि गुडविल आप सिर्फ वही वाली शो करते हो बुक्स में जिसके लिए आप कोई मनी कंसिडरेशन पे करते हो. ठीक है, सो AS 26. So champs, I really hope that this video helped you. If it did, तो please like the video, subscribe to our channel, and अभी इसका second part आएगा इसी important theory question video series का, तो don't forget to watch that. Also keep learning, keep working hard, and I'm sure you'll score the best. Okay, मिलते हैं next video में.